Hello everyone, myself Ashish Goel. Welcome back to the series of Python. Let's discuss the functions in Python today. तो कैसे functions के साथ हम काम कर सकते हैं Python में देखते हैं. Right. So what is a function? A function is a sub-program, a group or block of organized, reusable, and related statement which performs a specific task. Right. It might take data we passed known as arguments. हम इसको डेटा पास कर सकते हैं as arguments. ठीक है. It often returns some value as result. तो वैल्यू को रिटर्न भी कर सकता है ये. ऑफनली हम वैल्यू को रिटर्न भी कराते हैं फंक्शन से. डिपेंड करता है, कुछ रिटर्न नहीं भी करते हैं फंक्शन और कुछ फंक्शन वैल्यूज को रिटर्न भी करते हैं. डिपेंड्स कि हम कैसे करना चाहते हैं या किस टाइप का फंक्शन है, फंक्शन का नेचर क्या है. नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज द नीड ऑफ फंक्शन. हमें क्या जरूरत है फंक्शन की. तो फंक्शन का जो एक सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर ये है कि जो एक बहुत बड़ा सा टास्क हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा काम हमें करना है कुछ, जिसके लिए बहुत सारा कोड लगेगा, बहुत नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड हमें यहाँ पे लिखना है. तो जो लाइंस ऑफ कोड या टर्न्स ऑफ लाइन हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं वो एक बल्कि कोड हो जाएगा जिसमें कि चीजों को समझना या कोई भी काम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ ईज चाहते हैं कि जो चीजें हैं वो थोड़े इजीली हम मैनेज कर पाए. तो दैट कुड बी डन इफ वी कैन डिवाइड द होल कोड इन स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स. ठीक है. तो इंस्टेड ऑफ कि हम एक पूरे बड़े कोड को देखें, हम छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे सेगमेंट्स में उस कोड को रख सकते हैं, जिससे कि वो कोड ज्यादा इजी हो जाएगा समझने के लिए, मैनेज करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए. तो वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं. तो प्रोग्राम हमें यहाँ पे ये जो बनाने जा रहे हैं बड़ा एक प्रोग्राम, उसको हम छोटे छोटे पार्ट में, सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि मॉड्यूलरिटी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. तो मॉड्यूल्स में काम कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ मतलब वर्किंग ऑन अ सिंगल big element or big structure. We are divided it into small segments. तो that small segments अगर हम प्रोग्रामिंग में बात करें जो कि एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करेगा, उसे हम कह सकते हैं फंक्शंस. तो फंक्शंस जैसे कि हमने पीछे बात भी किया है, ब्लॉक ऑफ कोड जो कि एक पर्टिकुलर टाइप का एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा. ठीक है. वो रहेगा फंक्शन, जो कि ज्यादा इजी और मैनेजेबल हो जाएगा अगर हम फंक्शंस के साथ काम करेंगे इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द कोड एट वंस. राइट. It makes the code more readable and understandable. It also allows reusability of code. Yes, of course, अगर आपके पास एक फंक्शन बना हुआ है तो उस फंक्शन को आगे दोबारा कभी जरूरत पड़ने पर भी आप यूज कर सकते हो, कितने बार भी आप यूज कर सकते हो, कभी भी आप यूज कर सकते हो. ठीक है. तो रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड भी आपको मिलती है, तो आपको बार बार वही कोड आपके प्रोग्राम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो कॉमनली आप एक कोड बना कर रख सकते हैं जिसको कि आप यूज कर सकते हैं अगेन एंड अगेन व्हेनेवर इज रिक्वायर्ड. ठीक है. इट अलाउज द मॉड्यूलरिटी इन द कोड. तो जो भी हम बात कर रहे थे वही चीज. राइट. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड. Say if we want to sum two numbers, then what will be the code? So if we want to add two numbers, so then this will be a code like result equals to number 1 plus number 2. हमने एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ में ऐड करना है. वेरी सिंपल एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि कोई काम कैसे करना है. तो लाइक हमारा जो काम है, जो टास्क है, वो है नंबर्स को ऐड करना. तो दो नंबर हमारे पास है जिसको हम ऐड करना चाहते हैं, जैसे नंबर 1 एंड नंबर 2, और उसको हमें ऐड करना है तो हम कैसे लिखेंगे, नंबर 1 प्लस नंबर 2. बट ये छोटा सा काम करने के लिए भी हमें एक सिंटेक्स पता होना चाहिए कि भाई नंबर 1 को नंबर 2 के साथ ऐड कैसे करना है. सपोज एनीबडी हु डोंट नो, हालांकि ऐसा होगा नहीं कि किसी को एडिशन नहीं आता है अगर वो प्रोग्रामिंग कर रहा है, बट इट्स सिंपल. लाइक अगर हमने एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया, कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी यहाँ पे हो सकता है, और सपोज वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कैसे करना है उसका प्रोसेस नहीं पता किसी को, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए काम करना. लेकिन अगर इसी जगह पर हमारे पास में एक फंक्शन होता है ऐड, तो हम ऐड को यहाँ पे यूज करते हैं दो नंबर्स को ऐड कराने के लिए, सम करने के लिए कि नहीं दो नंबर्स का, तो हम ऐड फंक्शन को यूज करेंगे. तो हमें ये एज अ यूजर ऑफ ऐड फंक्शन इसकी बॉदर करने की जरूरत नहीं है कि ये नंबर ऑपरेशन जो हम करने जा रहे हैं एडिशन, वो ऑपरेशन परफॉर्म कैसे होगा. बस हमें तो ये बताना है कि किस पर परफॉर्म करना है और ये हमारे लिए परफॉर्म करके देगा. तो अगर ऐसा कुछ हमारे पास होता तो हम किस तरीके से कोड लिखते. तो कोड हमारा कुछ इस तरीके से होता है. यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो देयर इज नो एग्जैक्ट कैलकुलेशन वी आर डूइंग हियर, rather
वी आर जस्ट कॉलिंग द फंक्शन बाय पासिंग द वैल्यूज, जबकि यहाँ पर हम एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक एग्जैक्ट एक्सप्रेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जो कि एक्सप्रेशन हमें पता होना चाहिए, राइट। जबकि यहाँ हमें पता ही नहीं है कि वो कैलकुलेशन होगा कैसे, हमने तो बस सिर्फ फंक्शन को कॉल करा दिया बाय प्रोवाइडिंग टू वैल्यूज, और प्रोवाइडेड वैल्यूज के ऊपर ये एक्शन परफॉर्म करके, प्रोसेस करके हमें रिजल्ट रिटर्न कर देगा। ऑलराइट, so this is how it provides the easiness to the user and developer, sorry। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो है एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश की है, बट ये जितना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उतना हमारे लिए और इजी हो जाएगा फंक्शंस के साथ काम करना। बट इन बिहाइंड द सीन व्हाट इज हैपनिंग, तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो काम हो रहा है, तो एडिशन कहीं ना कहीं तो एडिशन परफॉर्म करेगा। ये जो ऐड मेथड है तो ऐड तो करेगा। तो दो नंबर्स हमें दिए हैं, हमने वो कैसे काम करेंगे। तो देखिए ये कोड जो होगा पाइथन में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जो पीछे काम कर रहा है, बिहाइंड द सीन काम कर रहा है। जब ऐड फंक्शन कॉल हमने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ कोई कैलकुलेशन या कुछ प्रोसेस तो हमने किया नहीं है, तो ये कैसे काम करेगा। तो जब ये प्रोसेस मतलब ये स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा, तो ये बेसिकली अपना कंट्रोल ट्रांसफर करेगा इस फंक्शन को, जो ये फंक्शन यहाँ पर है, ठीक है। इस फंक्शन के पास पहुंचेगा तो ये कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, और उसके इसमें ये पूरा फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर 1 नंबर 2 इस तरीके से ट्रांसफर हो जाएंगे, ऐड होगा और रिजल्ट कैलकुलेट होगा लाइक दिस, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर ये काम पूरा प्रोसेस हो पा रहा है। वेल, ठीक है। तो क्या सिंटेक्स होगा पाइथन में एक फंक्शन लिखने का, तो वो हम ऑलरेडी थोड़ा सा देख चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे टैप कीवर्ड है टू डिफाइन अ फंक्शन, फंक्शन डिफाइन करने के लिए आप टैप यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद फंक्शन नेम, ठीक है, व्हाटएवर बी द फंक्शन नेम, कुछ रूल्स आपको फॉलो करने होंगे, वही जो हमने बात की थी वेरिएबल नेम के लिए, किसी भी आइडेंटिफायर नेम के लिए वही रूल्स हैं जो फॉलो करने हैं, ठीक। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स इफ एनी, तो ये आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो टोटली ऑप्शनल है, इट डिपेंड्स कि आर्ग्यूमेंट होंगे या नहीं होंगे। अगर हम चाहते हैं कि कुछ वैल्यू हमारे पास आए इस फंक्शन में तो हम आर्ग्यूमेंट रखेंगे, अदरवाइज हम इसको इग्नोर या स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शनल है, इसीलिए ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया है। ऑलराइट, इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें ध्यान रखनी है स्पेशली पाइथन के फंक्शंस के लिए, वो ये है कि आपको पाइथन फंक्शन हेडर के बाद ये कोलन लगाना जरूरी है, राइट। ये कोलन लगाकर आप आपके आगे के स्टेटमेंट लिखना शुरू करेंगे। नेक्स्ट लाइन में इंडेंटेशन आएगा क्योंकि ब्लॉक हम बनाने जा रहे हैं। ये यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग आप लिख सकते हैं डबल कोट्स में, डबल कोट्स, डबल कोट, डबल कोट्स, तो 3 बार डबल कोट्स आपको लगाने हैं। उसके बाद फिर आप जो मर्जी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग जिसे हम कह रहे हैं डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, और फिर 3 बार डबल कोट्स से इसे क्लोज कर दीजिए, राइट। ये भी ऑप्शनल है, इसलिए इसे भी स्क्वायर ब्रैकेट में रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो भी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स हमें लिखने हैं वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एक स्टेटमेंट कम से कम यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, कोई की फंक्शन है तो कुछ ना कुछ उसमें होगा ही होगा, ठीक है। कोलन लगाया हुआ है, राइट, तो उसके अंदर ब्लॉक में हम जाएंगे तो एक स्टेटमेंट एटलीस्ट यहाँ पे होगा। उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं डिपेंड्स कितने भी जो आप रखना चाहें, और अगर हम कोई वैल्यू रिटर्न कराएंगे तो रिटर्न स्टेटमेंट। तो ये इसका एक सिंपल सिंटेक्स है कि हम पाइथन में एक फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ओके। नाउ लेट्स सी कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके से यहाँ पर है हमारे पास, तो देखते हैं एक बारी। तो ये हमारे पास फंक्शन हमने जो लिखा था वो फंक्शन डेफिनेशन, और फिर उसके बाद हम पूरा कोड कैसे लिखेंगे। तो ये पूरा कोड एक ही स्क्रीन पर लिखा जा सकता है, एक ही प्रोग्राम में लिखा जा सकता है, ठीक है। इफ यू आर यूजिंग द कंसोल तो आप सीधा सीधा ये एक एक करके स्टेटमेंट लिखते जाइए, ठीक है। और इफ यू आर यूजिंग अ प्रोग्राम तो एक ही फाइल में आप ये पूरा का पूरा कोड लिखेंगे। ऑलराइट, इसके बाद देखिए क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये पूरा फंक्शन डेफिनेशन है। इस फंक्शन डेफिनेशन में क्या क्या एलिमेंट यूज हो रहे हैं, तो दिस इज योर द फंक्शन कीवर्ड टू डिफाइन द फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं डेफ। उसके बाद ये नाम है यहाँ पे फंक्शन का, जो कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स एंड शुड बी सेल्फ डिस्क्रिप्टिव, जिससे पता लगे कि फंक्शन क्या है, किस तरीके से हो रहा है। इसके बाद जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है वो क्या है, वो है आपका यहाँ पे नंबर्स यानी कि आर्ग्यूमेंट्स, जो कि हम चाहते हैं कि हमारे को मिले, यानी कि फंक्शन को मिले, जिससे कि फंक्शन उन पे कोई प्रोसेस कर सके। तो ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है।
इन आर्ग्यूमेंट्स को फिर हम प्रोसेस करवाएंगे। तो ये सारा का सारा ये जो है यहाँ पर ये हो गया आपका इसकी बॉडी, फंक्शन बॉडी, राइट। फंक्शन स्टेटमेंट्स भी आप इसे कह सकते हैं। एंड दिस इज योर फंक्शन हेडर, राइट। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस से दिस वन, ये कंप्लीट आपका ये हो गया फंक्शन हेडर, राइट। और फिर ये हो गया आपका फंक्शन बॉडी, ऑलराइट, ओके। देन here it comes your main function। हालांकि मेन एज सच अलग से आपको लिखना नहीं होता, बट जो भी कुछ आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं जैसे टॉप लेवल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, जो कि मेन फंक्शन में कंसिडर किए जाते हैं पाइथन के। तो मेन फंक्शन आपको लिखना नहीं होता, बट देयर इज अ मेन, ठीक है। तो ये जो हम कोड लिख रहे हैं सारा मेन में होगा, फंक्शन ऑफ द पाइथन प्रोग्राम, राइट। तो ये यहाँ पर हमने इसके ऐड के लिए ये हमने मेथड कॉल लिखी है, फंक्शन कॉल, ठीक है। फंक्शन कॉल जो कि फंक्शन को कॉल कर रहा है, राइट। और फिर यहाँ पर हमने ये कुछ वैल्यूज पास की हुई है, राइट। तो वैल्यूज जो कि आर्ग्यूमेंट कहलाएंगे, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि यहाँ से हम वैल्यूज पास कर रहे हैं। तो अभी तक यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वैल्यू आएगी, कि क्या वैल्यूज आएंगी, बट यहाँ से हम एग्जैक्ट वैल्यूज को पास कर रहे हैं, इसलिए हम इसे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। और ऊपर जो हमने फंक्शन हेडर के साथ में आर्ग्यूमेंट्स रखे उन्हें फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। और क्योंकि हम पाइथन में काम कर रहे हैं, तो अगर आपने कोई और लैंग्वेज पढ़ी है तो उसमें आपको टाइप भी लिखना पड़ता था आर्ग्यूमेंट्स का। तो पाइथन में आपको टाइप लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने कोई नहीं पढ़ी है तो जस्ट इग्नोर इट, आपको जस्ट सिंपली वेरिएबल नेम जैसे आप यूज करते आ रहे हैं पाइथन में, ऐसे ही आर्ग्यूमेंट के नाम यूज करने हैं डिक्लेरेशन टाइम पर। और जब हम फंक्शन में पास कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सिंपली इस तरीके से करेंगे जैसे हम प्रिंट में करते हैं। तो प्रिंट भी एक फंक्शन है जिसमें हमने रिजल्ट वैल्यू दिखाने के लिए पास किया है, राइट। तो इसी तरीके से ऐड एक फंक्शन है जिसमें हमने नंबर 1 और नंबर 2 जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होंगे उसको पास किया है, राइट। तो एडिशन यहाँ परफॉर्म होगा और रिजल्ट हमें मिल जाएगा, ऑलराइट। ओके, लेट्स मूव ऑन। लेट्स सी व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ योर function program in the Python. See, in Python, generally all the functions are defined at the top, followed by the statement which are not part of any function, which are known as top level statements। जैसे कि अभी हम पीछे बात कर रहे थे कि जो ऊपर हमने देखा या देखा भी हमने कि पहले हमने एक डेफ करके फंक्शन डिफाइन किया, उसके बाद हमने कुछ स्टेटमेंट्स लिख दिए जो किसी भी फंक्शन के पार्ट नहीं है, जिसे हम कह रहे हैं टॉप लेवल स्टेटमेंट्स, ठीक है, जो कि मेन को मेन के लिए यूज होंगे, मेन फंक्शन के पार्ट होंगे, राइट। इनिशियली generally Python gives a special name to these top level statement as main, okay। That is, these statements are the part of main program of the Python script, right। Python interpreter starts the execution of the Python script from the top level statements, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूशन प्रॉपर स्टेटमेंट्स का होगा वो होगा हमारे टॉप लेवल स्टेटमेंट से। उसके बाद जो भी हमने फंक्शन बनाया है उस फंक्शन को हमें टॉप लेवल स्टेटमेंट्स में से कॉल करना पड़ेगा। जैसे कि हमने पीछे देखा कि हमने ऐड को वहाँ पे कॉल किया है, जब तक हम वहाँ कॉल नहीं लिखेंगे तब तक वो टॉप लेवल स्टेटमेंट मतलब रेफर नहीं हो रहा है, तो आपका जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसका जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ओके। So from the top level statements we would call the function, then they get executed, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, ओके। एक बार यहाँ पे पूरा फ्लो देख लेते हैं किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है। तो सबसे पहले से हमने देखा कि कैसे कोड लिखना है, तो दिस इज हाउ वी राइट द कोड इन आवर पाइथन प्रोग्राम। तो यहाँ ऐड मेथड ने कॉल किया, ऐड की हमने यहाँ पे ऐड मेथड के लिए फंक्शन कॉल लिखा है। फंक्शन कॉल से हम पहुंचे फंक्शन पे, तो जो कंट्रोल है वो फंक्शन के लिए ट्रांसफर हो गया। उसके बाद जो नंबर 1 नंबर 2 जो वैल्यूज हैं वो करस्पॉन्डिंग नंबर 1 एंड नंबर 2 वेरिएबल्स में कॉपी हो गए। देन नंबर 1 नंबर 2 जो हमारे पास में वैल्यूज आई हैं उनको हमने यहाँ सम कराया, कैलकुलेशन परफॉर्म हुआ, एंड दैट रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन द रिजल्ट। जो कैलकुलेशन का रिजल्ट है वो स्टोर हो गया रिजल्ट में, एंड दैट रिजल्ट came here to return, और फिर फाइनली वो रिटर्न हो जाएगा जहां से फंक्शन कॉल हुआ है, यानी कि इस रिजल्ट में हो जाएगा। तो दिस इज हाउ द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन द
पाइथन व्हेन वी आर यूजिंग फंक्शन। ठीक है, तो एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना करके आप कैसे काम करते हो, कैसे पाइथन इंटरप्रेट करता है, वो हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की है। ऑलराइट, flow of execution refers to the order in which statements are executed during the program run. A function body is a block, and in Python, block is executed in an execution frame. Okay? It contains some internal information used by the debugger, the name of the function, values passed to the function, variable created within the function, and the information about the next instruction to be executed. Right, so these are some uh, contents which is being going to be a part of a block, जिसे हम कह रहे हैं function body. Right, तो फंक्शन जिसमें फंक्शन का नाम होगा, सपोज फंक्शन को क्या वैल्यूज पास हो रही हैं, कौन से वेरिएबल क्रिएट हो रहे हैं, क्या क्या प्रोसेस करना है, एंड ये सपोज कि जब हम फंक्शन कंप्लीट करेंगे तो फिर नेक्स्ट हमें कहाँ जाना है, ये सारा कुछ यहाँ पर की रहेगा, जिसे हम कह रहे हैं एग्जीक्यूशन फ्रेम। राइट, ऑलराइट, एग्जीक्यूशन बिगिंस एट द फर्स्ट लाइन ऑफ द कोड जो कि हमने लिखी है, एंड इफ द पाइथन इंटरप्रेटर एनकाउंटर्स द डेफ स्टेटमेंट, देन द पाइथन इंटरप्रेटर, डेफ स्टेटमेंट जो कि हमने रखा होगा फंक्शन हेडर में। ठीक है, तो फंक्शन हेडर बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि फंक्शन हेडर अगर एनकाउंटर होता है तो पाइथन इंटरप्रेटर किस तरीके से काम करेगा। देन पाइथन इंटरप्रेटर जस्ट एग्जीक्यूट्स द फंक्शन हेडर टू डिटरमाइन दैट इट इज प्रॉपर एंड statement inside is just skipped at that time। तो जो आपका फंक्शन हेडर है केवल वो यहाँ पे डिटरमाइन करने के लिए पाइथन इंटरप्रेटर को एग्जीक्यूट करेगा, एक एनर्जी चेक करेगा कि वो प्रॉपर है या नहीं, और जब वो प्रॉपर मिलेगा तो फिर आगे बढ़ जाएगा और पहुंचेगा मतलब उसके सारे स्टेटमेंट्स को स्किप करके जो नेक्स्ट हमें स्टेटमेंट मिलेगा, या जिसे हम कह रहे हैं टॉप लेवल स्टेटमेंट, या फिर हो सकता है कोई दूसरा फंक्शन लिखा हुआ हो उस फंक्शन हेडर के पास। राइट, तो अभी फिलहाल आपके जो स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमने फंक्शन के अंदर लिखे हैं वो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। The statement inside the function body are not executed until the function is called। ठीक है, the function the code line contains a function call। ठीक है, execute होगी उसके बाद वो लाइन जिसमें आपका फंक्शन कॉल लिखा हुआ है, जब वो आपके सामने आएगी वो लाइन अगर एग्जीक्यूट होगी तब क्या होगा, जो पाइथन है वो जंप करेगा सीधा फंक्शन लाइन पर, फंक्शन हेडर लाइन पर, जहां पर फंक्शन आपने बनाया बेसिकली वहां पहुंचेगा, और फिर फंक्शन के जो भी स्टेटमेंट्स हैं, जो भी ब्लॉक ऑफ फंक्शन की हम बात कर रहे थे, बॉडी ऑफ फंक्शन की हम बात कर रहे थे, जो देखा भी था हमने, वो बॉडी ऑफ फंक्शन के जो स्टेटमेंट्स हैं वो लाइन बाय लाइन एक एक करके एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे, एंड वंस इट कंप्लीटेड इट गेट बैक टू द प्लेस फ्रॉम वेयर द फंक्शन गेट कॉल्ड। ठीक है, and if the function call function returns any value then that value will be available at the place from where the set function is called। Once returned from the function call, the interpreter continues to the next statement from that function call, जैसे कि अभी हम एग्जांपल में भी देख चुके हैं। Okay, let's move on, let's check out some example as well। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं जरा थोड़ा सा यहाँ पे। फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो बेसिकली हम ये चार तरीके से फंक्शन लिख सकते हैं, पहले ये देख लेते हैं। फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न, बोथ हम ये लेके चल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी और रिटर्न भी। फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे हम फंक्शंस के साथ काम करेंगे। Open it with the IDE। Alright, see here is the function। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है और कोई
रिटर्न वैल्यू नहीं है, तो वो फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया। लेट्स से ग्रेटिंग, हम एक फंक्शन बनाना चाहते हैं जिसमें हेलो मैथ पे हम लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कहा ग्रीटिंग हेलो, तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं इनसाइड, ठीक है। ये आपको शो करने के लिए कि जो आप यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं ये वाकई में मेन में है। तो जो मेन आपका जो ये फंक्शन नेम है, ये जो है, तो जो टॉप लेवल स्टेटमेंट्स के लिए जो ब्लॉक बनेगा तो उसका जो नाम स्टोर करता है वो बाय डिफॉल्ट पाइथन इस एट्रीब्यूट में स्टोर करता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो हम यहाँ पे इसको प्रिंट करके चेक करेंगे कि वाकई में हम यहाँ पे मेन में है या नहीं, राइट। इसके अलावा हमने यहाँ पे मेथड कॉल लिखी है ग्रीटिंग्स, तो ये मेथड कॉल में कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही। जैसे पीछे हमने देखा था रिजल्ट इक्वल्स टू ऐड नंबर 1 नंबर 2 हमने उसमें पास किए थे, तो ना तो हम यहाँ पे कोई वैल्यू पास कर रहे हैं और ना ही यहाँ पे कुछ रिटर्न होकर आ रहा है, तो कोई वेरिएबल बदल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसे रन करा के देखते हैं। रन मॉड्यूल रन मॉड्यूल, ये आ गया आपका आउटपुट। यहाँ पे सीधा सीधा ये हेलो डिस्प्ले हो जाएगा, तो यू कैन सी ये आ गया यहाँ पे हेलो, और देखिए ये आ गया यहाँ पे नेम से इनसाइड मेन, तो ये आपका यहाँ पे मेन शो हो गया। ओके, ये तो हमने कमेंट जस्ट बनाया हुआ है जस्ट टू डॉक्यूमेंटेड कि भाई हाँ यहाँ से हम मेन शुरू कर रहे हैं, राइट। वेल, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। Example 2. See, in this example what we are doing is function with argument but no return। तो फंक्शन में आर्ग्यूमेंट तो है बट कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। तो यहाँ हमने मेन सेक्शन में क्या किया है, यहाँ पे दो नंबर्स रीड कराए हैं यूजर से। यूजर इनपुट नंबर्स को हमने यहाँ सम नाम के एक फंक्शन को पास किया है, ठीक है। नंबर 1 नंबर 2, तो ये नंबर 1 नंबर 2 n1 और n2 में करस्पॉन्डिंग चले जाएंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर हमने देखिए एक चीज समझिए, सेम नेम नहीं लिए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेम नेम नहीं रख सकते, कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने सेम नेम नहीं रखे हैं। अदरवाइज आप नेम को सेम रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, तो रिजल्ट इक्वल्स टू n1 n2, यहाँ पे इनका प्लस एडिशन हो जाएगा और जो रिजल्ट आएगा वो हम सीधा सीधा प्रिंट कर रहे हैं। तो लेट्स रन दिस कोड, ठीक है। तो एंटर एनी नंबर, हमने एक नंबर दे दिया 120 एंड से 350, तो ये देखिए इसका टोटल आ गया 470, लाइक दिस इज हाउ द सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन विल वर्क, जिसमें आर्ग्यूमेंट तो है बट रिटर्न वैल्यू नहीं है। ओके, लेट्स चेक द थर्ड एग्जांपल। Okay, in third example, what we are doing is we are having a function with arguments and return both। तो हमारा जो function है वो argument भी ले रहा है और हमें value return भी करेगा। तो हमने same process किया है, नंबर 1 नंबर 2 हमने यूजर से input कराया है, फिर हमने sum method में इन values को pass किया है, और फिर जो sum value नंबर मतलब फंक्शन हमें जो वैल्यू रिटर्न करेगा एज अ रिजल्ट, वो हम रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, जिसको फर्दर हम डिस्प्ले कराएंगे। तो ये हमारा फंक्शन जिसमें हमने टैब सम इसको नाम दे दिया, ठीक है। दो आर्ग्यूमेंट n1 n2 जो कि हमारे लिए n1 और num1 और num2 की वैल्यूज को होल्ड करेंगे, और उसके बाद ये हम यहाँ पे num1 प्लस num2 ये कर सकते हैं। ओके, एंड रिटर्न जो रिजल्ट आएगा उसको हमने रिटर्न कराया है, जो कि हमें रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएगा। चेक द आउटपुट, 5 हमने प्रेस किया, रन कराया, रही नंबर 1 2 3 4 5 6 दूसरा नंबर का सम किया, ये आ गया 579। इस तरीके से रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम है, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। यस, हम यहाँ पे इसका अलग अलग मेथोलॉजी है वो देख रहे हैं कि किस किस तरीके से हम अलग अलग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, विदाउट आर्ग्यूमेंट्स और विद रिटर्न और विदाउट रिटर्न कैसे यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, set another output sorry program, the fourth example। see, यहाँ पे हमने क्या किया है, in the fourth example what we are doing is, ठीक, हम यहाँ रख रहे हैं फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न। तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट कोई नहीं है बट ये रिटर्न करेगा। तो जो हमने काम वैल्यूज देने वाला किया था वो नहीं हो रहा है, तो वैल्यू हमारे को नहीं मिलेंगी। इसका मतलब हमें यहाँ पे खुद से वैल्यूज को जो है जनरेट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज को इनपुट कराया n1 n2 में, तो वैल्यूज इनपुट करा दी हमने, एंटर एनी नंबर, वही सेम प्रोसेस करके, और फिर जो हमारे पास नंबर्स आए उनको सम किया, जो कि रिजल्ट में आ गया सम, और फिर सम को रिटर्न कर रहे हैं।
जस्ट यहाँ पे सम कॉल करने पर ये ऑटोमेटिक दो नंबर्स को रीड कराएगा और जस्ट उसका सम हमें रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से हम इस टाइप के फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो जितना भी काम हमने कुछ भी किया है वो उसमें से कुछ भी काम हम यहाँ पे कर सकते हैं हमारे फंक्शंस के थ्रू, ठीक है। बस सिर्फ थोड़ा सा मेथोडोलॉजी चेंज हो रही है, बाकी चीज़ें सेम ही है, कोई फर्क नहीं आ रहा है खास। तो ये देखिए दो नंबर्स हमने यहाँ पे दिया है और ये दो नंबर्स का सम करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये करने के लिए हम ये सारा का सारा काम यहाँ पर भी कर सकते थे, लेकिन अभी अगर दोबारा में ज़रूरत पड़ेगी तो हम सीधा बस सम फंक्शन को कॉल करेंगे, फिर से ये काम हो जाएगा। हमें फिर से ये पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारी रिजल्ट 2 हमें और चाहिए, रिजल्ट 2 इक्वल्स टू, फिर से हमने सम को कॉल कर दिया तो ये फिर से हमारे लिए वही सारा काम कर देगा। एंड लाइक let's print res2, तो लाइक रिजल्ट 2 के लिए भी हम ये काम कर सकते हैं। अब रन करा रहे हैं हम, ये यहाँ पे हमारे लिए 2 बार हमसे नंबर पूछेगा और 2 बार हमारे लिए यहाँ पर ये सम करके देगा। तो पहली वैल्यूज हमने दे दिया, इसका रिजल्ट आ गया, यानी कि इतना प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ फिर से हमने सम कॉल किया, फिर से हमारे लिए दो नंबर्स मांग रहा है। तो पहला नंबर हमने दिया लेट्स से 15, दूसरा नंबर दे दिया हमने लेट्स से 64 और ये यहाँ पे इसका सम आ गया 79। तो लाइक दिस, तो इस तरीके से आप रियूजेबिलिटी को यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड और बहुत सारे यहाँ पे इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, जो जैसे हम करेंगे तो चीज़ें हमें समझ में आएंगी। ऑलराइट, ओके, लेट्स बैक टू द प्रेजेंटेशन। अभी एक चीज़ थोड़ी सी देख लेते हैं। यहाँ पे दो टर्म्स यूज हुई हैं, आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर। तो नॉर्मली जब हम आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं तो वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स को कह दिया जाता है जिसमें वैल्यू हमारे पास है, और पैरामीटर मतलब जिसमें वैल्यूज आने वाली हैं, जैसे हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स भी कह रहे थे, तो हम उसको यहाँ पे पैरामीटर भी कह सकते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर द डे। तो बस ट्राई ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं विद सम न्यू और नेक्स्ट टॉपिक। राइट, थैंक यू वेरी मच।